माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर 3 हम करने वाले हैं 10th क्लास सोशल साइंस का। इसके लिए समय आपका 3.25 घंटे होगा और पूर्णांक आपका 80 मार्क्स का होने वाला है। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। आज हम मॉडल पेपर 3 को हल करने वाले हैं और बड़े ही सहज और सरल तरीके से इन प्रश्नों को देखेंगे ताकि आपको मेरे साथ प्रश्न के आंसर हैं वो याद हो जाएं। तो ये आपके लिए कुछ निर्देश होंगे जिनको आप पढ़ लें और एग्ज़ाम में बैठें तब भी आपके पेपर में इस तरीके के निर्देश लिखे हुए होंगे, उनको आपको पढ़ के फिर पेपर हल करना शुरू करना है। तो खंड अपना ए होगा जिसमें इस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने खंड ए और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहीं पे आपको पेपर में निशान लगा के नहीं छोड़ना है, उत्तर पुस्तिका में लिखना है। रोलट एक्ट कब पारित हुआ? सीधे सीधे हम चारों ऑप्शन नहीं देखकर सिर्फ आंसर देखेंगे। तो रोलट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाने वाला एक अधिकारी था जिसका नाम क्या था? तो उस अधिकारी का नाम था जनरल डायर। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? सबसे बुरा असर पड़ा अमेरिका पे। भारत का मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है फ्लाई ऐश और फोस्कोजिप्सम, लोहा इस्पात की अशुद्धियां। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो वो देश था चीन। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जो कि वर्तमान में केंद्र में सत्ता में है, इसका मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसका मुख्य प्रेरक सिद्धांत है वो है समग्र मानवतावाद। स ऑप्शन अपना। राजनीतिक सुधारों का काम मुख्यतः कौन कर सकते हैं? तो राजनीतिक सुधारों का काम राजनीतिक कार्यकर्ता कर सकते हैं, राजनीतिक दल भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं। तो उपयुक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का गठन कब हुआ था? तो सीपीआई का गठन 1925 में हुआ। और अगर विभाजन पूछा जाए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन 1964 में हुआ था। अभी सीपीआई का गठन पूछा है तो सीपीआई का गठन 1925 में और सीपीआई का 2 भागों में यानी सीपीआई और सीपीआई-एम में विभाजन हुआ था 1964 में। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो ये प्यारे बच्चों अपने अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए ये समय है बड़ा कीमती होने वाला है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं और आपके सपने और आपके पेरेंट्स के सपने अगर साकार करने हैं तो आपको थोड़ी अब परीक्षा टाइम में अतिरिक्त मेहनत करनी होगी और मेरे साथ साथ आपको याद करना होगा, क्योंकि मैं जो मेहनत कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1986 में किया गया था। कृषक सहकारी समिति किसानों को जो ऋण देने वाली समिति होती है, अपने सदस्यों को किस खर्च के लिए ऋण मुहैया कराती है? तो किसान को जो ऋण देगी वो समितियां कृषि उपकरण खरीदने के लिए देती हैं, खेती तथा कृषि व्यापार के लिए देती हैं, घर बनाने के लिए देती हैं। उपयुक्त सभी के लिए ऋण दिया जाता है। कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? यानी कृषि जहां कच्चे माल के लिए के रूप में उपयोग किया जाए तो कृषि आधारित उद्योग बताना है। तो कृषि आधारित उद्योग में हो गया सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि सूती वस्त्र कपास से बनाया
जाता है। या कहें कि सूती वस्त्र में जो कच्चा उत्पाद होता है वो क्या होता है? कपास। विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली प्रक्रिया वैश्वीकरण की मुख्य भूमिका रही है। यानी इस प्रक्रिया को, वैश्वीकरण को बढ़ाने वाली जो प्रक्रिया है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। तो प्रश्न आ जाए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन सी होती हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनका व्यापार 2 से अधिक या कहें कि कई देशों में फैला हो उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अब अपने कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे। रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को देखते हैं। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय जोबर रखते थे। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नाम की एक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। यानी अफ्रीका महाद्वीप में एक बीमारी फैली थी पशुओं में जिसका नाम था रिंडर पेस्ट। ये भी आ सकता है ये कब फैली थी? 1880 के दशक में। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व, राजनीतिक जो प्रभुत्व होता है उसको स्थापित करने की फिराक में रहती है। तो इसमें हमारा खालिस्तान रिक्त स्थान में आ जाएगा राजनीतिक प्रभुत्व। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में जो शैक्षिक स्तर है, स्वास्थ्य का स्तर है और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। यानी मानव विकास रिपोर्ट एक तो शिक्षा, एक स्वास्थ्य और एक प्रति व्यक्ति आय, इनके आधार पे 3 मापदंड होते हैं, इनके आधार पे तय की जाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना, वस्तु विनिमय प्रणाली जिसमें वस्तु के बदले वस्तु, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। क्योंकि वस्तु विनिमय में वस्तु के बदले वस्तु, जैसे गेहूं खरीदना है तो गेहूं के बदले या तो बाजरा दें आप या गेहूं ही दें, कोई भी वस्तु दें तो उसे कहेंगे वस्तु विनिमय। और यदि मुद्रा विनिमय होगा, यदि वस्तु खरीदनी है तो उसके लिए पैसे दें या मुद्रा दें। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार दिया हुआ है। उपभोक्ता अधिकारों से प्रश्न है। अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न भी आपका 1 मार्क्स का होगा। मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो इटली का एक महान खोजी यात्री था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को जो संकट सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा वो था महामंदी का, आर्थिक महामंदी का। गिल्ड से आप क्या समझते हैं? गिल्ड उत्पादकों के संगठन होते थे जो कारीगरों को प्रशिक्षण देने का कार्य करते थे और उत्पादन या उत्पादन करने वाले लोगों को नियंत्रित करते थे और उनका मूल्य भी निर्धारित करते थे। तो मूल्य निर्धारण करना, उत्पादकों को नियंत्रित करना और कारीगरों को प्रशिक्षण देना, ये गिल्ड उत्पादकों इनका संगठन होता था और गिल्ड उत्पादकों के संगठन को कहते थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या महत्व है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बीजों की नई जो संकर किस्म है उनके आविष्कार करने वाली एक शक्तिशाली पूरक है। वर्षा जल संग्रहण का क्या अर्थ है? तो वर्षा जल संग्रहण बरसात के जल को संग्रहित करना यानी इकट्ठा करना, एकत्रित करना। परिवहन का क्या अभिप्राय है? वस्तुओं और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करना परिवहन कहलाता है। लोकतंत्र की कोई 2 विशेषता बतानी, तो लोकतंत्र की 2 विशेषताओं में एक तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल होते हैं, दूसरा लोकतंत्र जनता का शासन होता है। लोकतंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन व्यवस्था है, तो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। कौन सी शासन प्रणाली अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है? तो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली शासन व्यवस्था है
वो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक सुधार में मुख्य चिंता किस बात की रहती है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सबसे मुख्य चिंता होती है सुधार की, वो होती है कि आम नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी का जो स्तर है उसकी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। तो ये मुख्य चिंता रहती है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि तृतीय क्षेत्रक की किन्हीं दो सेवाओं के नाम लिखना है। तो 3 क्षेत्रक हैं अपनी अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक में वाले चैप्टर में 3 क्षेत्रक पढ़े हैं हमने, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो ये तृतीयक क्षेत्रक के बारे में पूछा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्रक होते हैं वो कृषि, पशुपालन, मछली पालन, डेयरी उद्योग, और जो दूसरा जो अपना क्षेत्रक होता है द्वितीय क्षेत्रक, वो उद्योग संबंधी या विनिर्माण संबंधी होता है। विनिर्माण भी इसको कहते हैं। तीसरे को कहते हैं सेवा क्षेत्र, जैसे बैंक, संचार सेवा आदि। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तीसरे क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। राष्ट्रीय आय को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो वित्त वर्ष में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के जो बाजार मूल्य है उसका योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। एक वित्त वर्ष में किसी देश में उत्पादित होने वाली वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य है उसका योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। वियना संधि के उद्देश्य लिखने हैं। अब अपना खंड है वो व्यय होगा। प्रश्न 4 से 16 तक उत्तर खंड व्यय में होंगे। प्रश्न जो शब्द हैं उसकी सीमा 50 शब्द होंगे। वियना संधि की प्रमुख उद्देश्य लिखने। वियना संधि कब हुई? किससे संबंधित थी वियना संधि? तो वियना संधि 1815 में हुई थी। साल आपको याद रखना है 1815। वियना संधि में क्या तय किया गया, यानी क्या उद्देश्य था इसका करने का? तो वियना संधि जो नेपोलियन के युद्ध के दौरान हुए, नेपोलियन ने युद्ध के दौरान जो बदलाव किए थे उनको खत्म करना, भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना, नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों को पुनः बहाल कर देना और यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना या कायम करना, ये वियना संधि के उद्देश्य थे। नेक्स्ट अपना है कि भारत के साथ ब्रिटेन व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता है, यानी हमेशा ही ब्रिटेन व्यापार में अधिशेष की अवस्था में रहता है, ये स्पष्ट करना है। तो भारत के साथ ब्रिटेन के सदैव व्यापार अधिशेष की अवस्था ही रही है, क्योंकि ब्रिटेन से भारत भेजे जाने वाले माल की जो कीमत होती है वो अधिक होती है, और भारत से जो ब्रिटेन जाता है, जबकि भारत से भेजे जाने वाले सामान की कीमत है वो कम होती है। तो ब्रिटेन हमेशा ही व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता है। संकटग्रस्त एवं लुप्त जातियां कौन सी होती? तो संकटग्रस्त जातियां जो कि अभी लुप्त नहीं हुई हैं, उन पे संकट है, भविष्य में लुप्त हो सकती हैं। तो संकटग्रस्त जातियां वे हैं जिनके लुप्त होने का खतरा बना हुआ है, और लुप्त प्राय वो जातियां होती हैं जो पूर्णतः समाप्त हो चुकी हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि बढ़ती जनसंख्या कैसे जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है? जल दुर्लभता क्या होता है? तो जल की कमी को जल दुर्लभता कहते हैं। एक प्रश्न और क्लियर हो गया अपना कि जल दुर्लभता क्या होता है? तो जल की कमी को जल दुर्लभता कहते हैं। तो अब ये बताना है कि अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या जल की कमी के लिए उत्तरदायी कैसे है? क्योंकि अगर जनसंख्या अधिक होगी तो जो जल है उसका उपयोग भी अधिक होगा, वो चाहे अनाज उगाने में हो चाहे घरेलू कार्य में हो, अधिक ही उपयोग होगा जल का। और बढ़ती जनसंख्या के परिणाम स्वरूप जल की मांग भी बढ़ेगी और उसके असमान वितरण का परिणाम भी हो सकती है। गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं? तो जो गहन जीविका कृषि है वो क्या है, उसे स्पष्ट करना है। तो गहन जीविका कृषि होती है वो श्रम गहन कृषि होती है, यानी इसमें श्रमिक अधिक लगे होते हैं, श्रम अधिक लगा होता है, इसमें अधिक उत्पादन पे जोर दिया जाता है
और अधिक उत्पादन पे जोर दिया जाता है, तो यहाँ रासायनिक पदार्थों का भी अधिक उपयोग होता है और सिंचाई के भी स्रोत अधिक काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि रेल परिवहन सुविधाजनक परिवहन का साधन है तथा क्यों? रेल परिवहन है वो कहाँ अधिक सुविधाजनक साधन है और क्यों है? तो रेल मैदानी भागों में अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है। रेलवे लाइनें मैदानी क्षेत्रों में बिछाई जा सकती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रेल लाइनें बिछाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि मैदानी समतल भूमि पर मार्ग बनाना आसान है और मैदानों में रेल मार्ग बनाने पर अपेक्षाकृत जो लागत है वो भी कम आती है। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है, तो जो रेलवे में यात्री होंगे वो अधिक होंगे और यात्री अधिक होंगे तो रेलवे को आय अधिक प्राप्त होगी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है श्रीलंका से संबंधित। भारत का दक्षिण में पड़ोसी देश है श्रीलंका, और श्रीलंका के बारे में कहा गया कि बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए? बहुसंख्यकवाद यानी संख्या में अधिक। तो श्रीलंका में सिंहली जो समुदाय है वो प्रभुत्व में रहता है। क्यों? क्योंकि 1956 में श्रीलंका की जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार, उसके द्वारा एक कानून पारित कर दिया गया जिसके द्वारा सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया और सिंहली लोगों को सरकारी नौकरी हो या और भी कई क्षेत्र हों वहाँ प्राथमिकता देकर विशेष सुविधाएं दे दी गई और वहाँ बौद्ध धर्म को संरक्षण देकर अल्पसंख्यक यानी जो संख्या में कम समुदाय था उसकी उपेक्षा कर दी गई। तो बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए? तो ये हमने प्रश्न देखा कि 1956 में एक कानून पारित किया जिसमें सिंहली भाषा राजभाषा बना दी, सिंहली लोगों को विशेष वरीयता दे दी, सुविधाएं दे दी, अन्य धर्मों और संप्रदाय के जो लोग थे, जातीय समुदाय के जो लोग थे, उनकी उपेक्षा कर दी गई। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि क्या सामाजिक अंतर सभी देशों में होते हैं या अस्तित्व में रहते हैं? सामाजिक अंतर हाँ सभी देशों में होते हैं। आज अधिकतर देशों में सामाजिक अंतर हैं वो अस्तित्व में हैं। देश चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सब में इनमें से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। भारत और बेल्जियम इसके उदाहरण हैं। जर्मनी और स्वीडन जो कि समरूप समाज वाले देश हैं, यहाँ भी सामाजिक अंतर अस्तित्व रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अधिकतर देशों में आज सामाजिक अंतर हैं वो अस्तित्व में हैं। नेपाल और बोलिविया दो देशों का आंदोलन हमने पढ़ा था, तो इनमें अंतर क्या है और समानता क्या है? तो हम यहाँ समानता देखेंगे कि नेपाल और बोलिविया दोनों में आंदोलन हुए, तो उनमें समानताएं क्या थी? देश अलग अलग हैं लेकिन फिर भी समानताएं हैं। तो पहला पॉइंट अपना होगा कि दोनों ही आंदोलन सत्ता के विरोध में हुए थे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपना, दोनों में जनता बड़े पैमाने पर लामबद्ध हुई। तीसरा अपना पॉइंट होगा कि दोनों में जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति ने विवाद को उसके परिणाम तक पहुंचा दिया था। चौथा अपना पॉइंट होगा वो होगा कि दोनों में राजनीतिक संगठनों की भूमिका थी वो निर्णायक रही। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड, किसी भी देश का विकास मापना है तो यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? विश्व बैंक यानी WB वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी दोनों विकास मापने का काम करते हैं, लेकिन दोनों का जो विकास मापने का तरीका है वो अलग है, मापदंड अलग है। क्यों? क्योंकि विश्व बैंक और यूएनडीपी का जो मापदंड है वो बेहतर है। किन पहलुओं में ये बताना है। विश्व बैंक देशों के विकास को मापने के लिए सिर्फ प्रति व्यक्ति आय का सहारा लेता है, जबकि यूएनडीपी प्रति व्यक्ति आय के साथ शिक्षा
और स्वास्थ्य के स्तर को भी वहाँ का आधार बनाती है। इसलिए यूएनडीपी का जो मापदंड है वो बेहतर है। सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक में अंतर बताना है। सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक में अंतर। सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य होता है कि ऐसी गतिविधियां जिस पर सरकार का नियंत्रण हो और सरकार का स्वामित्व हो और जिसका संचालन भी सरकार द्वारा किया जाता हो। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे एक सार्वजनिक क्षेत्रक है। निजी क्षेत्रक से तात्पर्य कि ऐसी गतिविधियां जिन पर निजी लोगों का नियंत्रण हो, स्वामित्व हो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज। स्वयं सहायता समूह के कोई 2 लाभ लिखने हैं। तो स्वयं सहायता समूह के 2 लाभ हम कह सकते हैं कि गरीबों को संगठित करने में मदद करता है, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में मदद करता है। इस तरीके से आप पॉइंट लिखें, पॉइंटों के नीचे अंडरलाइन करें और स्टार बनाएं। अपनी कॉपी को शानदार सजाएं ताकि एग्जामिनर आपके मार्क्स कहीं भी नहीं काट पाए। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये हम देख रहे हैं, उपभोक्ता को उत्पादकों एवं विक्रेताओं के शोषण से बचाने के लिए कोई 2 उपाय बताने कि उपभोक्ता को हम कैसे बचा सकते हैं शोषण से। तो उपभोक्ता को जागरूक बनाकर और उपभोक्ता को अधिकार और अधिनियम की जो प्रक्रिया है उसकी जानकारी देकर उसको शोषण से बचाया जा सकता है। अब अपना खंड 6 होगा और खंड 6 में जो प्रश्न होंगे वो दीर्घ उत्तरीय होंगे, 17 से 20 तक के प्रश्न। और इनके उत्तर की जो शब्द सीमा होगी वो 100 शब्दों में लिखने, यानी उत्तर थोड़ा बड़ा लिखना है क्योंकि ये 3 मार्क्स वाला होगा। प्रश्न अपना है कि अरेस्ट रेनन थे, वो कौन थे और उसने राष्ट्र की व्याख्या किस प्रकार की। तो अरेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, फ्रांस के दार्शनिक थे और उनकी द्वारा राष्ट्र की व्याख्या की गई वो निम्न प्रकार थी। उनका मानना था कि एक राष्ट्र में राष्ट्र की बात करें तो उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनमें त्याग और निष्ठा की भावना चरम बिंदु पे होगी और वहाँ के लोगों के जो विचार हैं वो शौर्य और वीरता से भरे हुए होंगे और साथ ही महान पुरुषों और जो देश की गौरव है उस पर आधारित होंगे। अतीत में समान गौरव का होना वर्तमान में, यानी उनका जो अतीत होगा वो समान होगा और उनमें उस अतीत के प्रति गौरव का भाव होगा। साथ ही वर्तमान में एक समान इच्छा भी होगी। कहने का मतलब उनमें एक होने का भाव होगा, एक साथ रहने का भाव होगा वो राष्ट्र। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि भारत में संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपानों को लिखिए। संसाधनों का नियोजन हम कैसे कर सकते हैं, यानी संसाधन और फिर उनका नियोजन, यानी संसाधनों का उपयोग हम प्लानिंग से करें, उसके लिए कौन से सोपान हो सकते हैं ये लिखना है। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके निम्नलिखित सोपान हैं, यानी उसके निम्नलिखित सोपान हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करें पहले तो, फिर उसकी एक तालिका बनाएं, सारणी बनाएं, चार्ट बनाएं, क्षेत्रीय सर्वेक्षण करें, मानचित्र बनाएं और संसाधनों का गुणवत्तापूर्ण मात्रात्मक अनुमान लगाना और उनका रिसर्च करना। संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए तकनीक का उपयोग करना भी बेहतर रहता है। संस्थागत नियोजन जो ढांचा है वो तैयार करना। संसाधन विकास योजना, राष्ट्रीय विकास योजना समन्वय स्थापित करना। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संसाधन नियोजन के उद्देश्य के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी 5 वर्षीय योजनाएं बनाई गई और इसके लिए योजना आयोग का गठन किया गया 1950 में। तो योजना आयोग का गठन करके उसकी द्वारा 5 वर्षीय योजनाएं बनाकर देश के विकास की रफ्तार को तय किया गया, यानी देश के विकास को बढ़ाया गया। आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है, कोई 3 तर्क लिखने।
सांप्रदायिकता क्या होती है? धर्म के आधार पर व्यक्तियों में विवाद होना, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना और दूसरे धर्म में कमी निकालना और फिर विवाद करना सांप्रदायिकता कहलाता है। तो सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है? तो सांप्रदायिकता हमारे समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सांप्रदायिकता में धार्मिक पूर्वाग्रह होता है, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं, और ये देश या समाज के विभाजन को जन्म देती हैं। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक रूप से मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करना, सांप्रदायिक हिंसा और भी खतरनाक होती है। प्रौद्योगिकी ने यानी तकनीक ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को कैसे उत्प्रेरित किया है? उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। यानी तकनीक ने वैश्वीकरण या विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में एक हो जाने की प्रक्रिया को कैसे बढ़ाया है यानी उत्प्रेरित किया है? तो प्रौद्योगिकी यानी तकनीक ने प्रौद्योगिकी जो तीव्र उन्नति का मुख्य कारक है, उसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को भी तेज किया है। जैसे हम कह सकते हैं कि विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है, जिससे कि एक देश से दूसरे देश में यात्रा करना आसान हो गया है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी में तीव्र गति से परिवर्तन से विश्व के विभिन्न देशों से हमारी सूचनाएं आदान प्रदान में आसानी हुई है। कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से हम जहां कुछ भी जानना चाहते हैं तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट खंड होगा वो दय होगा, जो कि निबंधात्मक प्रश्नों का होगा। 21 से 22 तक प्रश्न होंगे अपने, और शब्द सीमा 250 होगी। तो अपना प्रश्न है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक थी, समझाइए। आपको ये अच्छे से आता है तो ये करें। एक करना है, सामूहिक अपनेपन की भावना ने राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? ये आता है तो आप ये कर सकते हैं। तो हम गांधी जी की दांडी यात्रा देखते हैं कि ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजी शासन के खिलाफ किस तरीके से प्रतिरोध का असरदार कारक रही। तो नमक यात्रा यानी कहे कि दांडी मार्च जनवरी 1930 को गांधी जी ने वाइसराय इरविन को एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में गांधी जी ने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मांग थी वो थी नमक कर को समाप्त करना। ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी कि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। तो नहीं माने जाने पर यानी ब्रिटिश शासन द्वारा गांधी जी की 11 मांगे नहीं मानने पर गांधी जी ने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान के लिए प्रस्थान कर दिया। गांधी जी ने 240 किलोमीटर कितना था? 240 पैदल यात्रा पे रहे गांधी जी 24 दिन तक। वहां लोग उनका, जहां भी गांधी जी रुकते वहां लोग उनका भाषण सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित होते, और गांधी जी उनको सविनय अवज्ञा आंदोलन की अपील करते। 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया, और नमक यात्रा उपनिवेशवाद यानी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का एक प्रभावशाली प्रतीक रहा। इस यात्रा ने राष्ट्रीय आंदोलन को भी व्यापक बना दिया। लोग बड़े स्तर पर एक दूसरे से मिलने लगे, एक होने का भाव उनमें जागृत हुआ। नेक्स्ट अथवा का प्रश्न देख लेते हैं। सामूहिक अपनेपन की भावना ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास को किस प्रकार योगदान दिया? तो भारत माता की छवि द्वारा स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा रही। अवनिंदर नाथ टैगोर की भारत माता की जो प्रतिमा बनाई गई, छवि चित्रित की गई, जो राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रतीक बन गई थी। लोक कथा और लोकगीत भी राष्ट्रीय भावना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो तिरंगा झंडा तैयार किया गया 3 रंग वाला, वो भी राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय एकीकरण या अपनेपन का भाव जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इतिहास एवं साहित्य ने भी लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना
पैदा की और राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न की। राज्यों के गठन के बारे में आप क्या समझते हैं? यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, उसके बारे में लिखना है। विस्तार से वर्णन कीजिए। 4 मार्क्स का अपना क्वेश्चन है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों में आए बदलावों के मद्देनजर संघीय व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी आज ज़्यादा प्रभावी है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत में भाषाई राज्यों के गठन की बात करते हैं। भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ कई भाषाओं के लोग रहते हैं और भारत के संविधान में भी 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। भारत में अनेक राज्यों का गठन भाषा के आधार पर अब तक किया जा चुका है और आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश में लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती रही। भाषा के आधार पर नहीं राज्यों के बनाने के लिए 1950 के दशक में कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश बनाया गया भाषा के आधार पे। फिर मुंबई का विभाजन हुआ। गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बने। फिर पंजाब और हरियाणा बने। इस तरीके से भाषा के आधार पर कई राज्यों का गठन भारत में किया गया। अथवा का प्रश्न कर लेते हैं कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों में लगातार बदलाव आए हैं। व्यवहार में संघवाद बहुत मजबूत हुआ है और आज इसके बीच सत्ता की साझेदारी ज़्यादा प्रभावी हुई है। सत्ता की साझेदारी की सावधानी की जो व्यवस्था देखें तो वो वास्तविक रूप में वर्तमान में है, ऐसी पहले नहीं थी। ये ज़्यादातर इस बात पे निर्भर करती है कि वहाँ का जो शासक दल है और नेतृत्व करता है वहाँ उस पर ज़्यादा निर्भर करती है। काफ़ी समय तक हमारे देश में एक ही पार्टी केंद्र और राज्यों में शासन सत्ता में रही, तो इसका व्यवहारिक प्रभाव भारतीय राजनीति में प्रतिकूल तो नहीं पड़ा, लेकिन काफ़ी कुछ प्रभावित रहा। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी हुई है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है मानचित्र वाला, जो कि 4 मार्क्स का होगा। इसमें फरीदाबाद, नामरूप, कोड्डागुंडम और उरण, ये आप या तो ये भर सकते हैं अथवा में भरें तो आप केंदुझर, बिलासपुर, बेलाडूला और चिकनमंगलूर भी भर सकते हैं। तो हम फरीदाबाद देख लेते हैं सबसे पहले, दिल्ली के पास। नामरूप असम, उरण कर्नाटक, और फिर था अपना चिकमंगलूर जो कि कर्नाटक में। अब हम दूसरे ऑप्शन वाले देख लेते हैं। कोट्टागुंडम तमिलनाडु, बिलासपुर और बेलाडीला दोनों छत्तीसगढ़ में है और ये छत्तीसगढ़ यहाँ है, ये वाला लंबा सा हिस्सा। केंद्रीजर उड़ीसा। सब ऑप्शन हो गए अपने। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न अपन ने मॉडल पेपर के किए हैं। तो इससे पहले भी 10th क्लास के सभी विषयों के जो अपने शेखावाटी मिशन और संजीव और एक्सीलेंट डेज वर्क के मॉडल पेपर डाले हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं और आपकी मदद का हर समय प्रयास करेंगे। पहले भी किया है, करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बनाएं तो आप तक पहुंच जाए।